Hello friends, this is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questlink IS, and today on 28th of August 2026 Friday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Today's first question is from Polity. With reference to 10th schedule of Constitution, consider the following statements. Number 1. The anti-defection law applies to members of both Parliament and state legislatures. Number 2. The 10th schedule provides an exception for disqualification in case of where a merger takes place subject to the conditions prescribed under it. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, उससे पहले ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बनाने की, या नहीं तो फिर कोई एलिमिनेशन ट्रिक लग जाए तो ये देखो एक 10th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि डिफेक्शन से रिलेटेड है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था और इसमें क्या दिया, पहला कि एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज टू मेंबर्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। सही बात है, अगर पार्लियामेंट में भी कोई डिफेक्शन करे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में करे तो उसमें ये अप्लाई होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और जो भी उस हाउस का चेयरमैन होगा, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेचर में भी स्पीकर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ को अप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो 10th शेड्यूल प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ मर्जर। हाँ, ये सही बात है कि जो 10th शेड्यूल है उसमें एक मर्जर का प्रोविजन है जिसमें कि अगर 2/3 मेंबर है ना, 2/3 मेंबर अगर डिफेक्ट करते हैं तो उसको वैलिड माना जाता है, उसके ऊपर कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। तो इसलिए दोनों ही सही है, हमारा आंसर सी हो जाता है, बोथ 1 and 2। बाकी आंसर में भी एक्सप्लेनेशन भी वही है, आंसर सी। और ये कॉन्टेक्स्ट लाइन देख लेते हैं कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने क्या किया अभी कि जो 20 रेबेल एमपीज थे ना टीएमसी के, उनको नोटिस भेजे गए। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में फिर से एंटी डिफेक्शन, फिर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, ये सब। और वो ये तो 10th शेड्यूल के बारे में बताया कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया 1985 में। कंटेन्स प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के लिए काम करता है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। वही 10th शेड्यूल का देखें कि मर्जर के बारे में क्या दिखता है एक्सेप्शन। तो मर्जर में 2/3 ऑफ द मेंबर्स अगर आप विलिंगली जा रहे हैं तो फिर उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। और अभी रिसेंटली देखा गया कि आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, इसमें इसी मर्जर के प्रोविजन से वो लोग बच गए जो एमपी थे डिस्क्वालीफाई होने से, जिन्होंने डिफेक्ट किया। ये रहा द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया ये क्वेश्चन। इसमें हमने ये स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ज्योग्राफी का है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। इट इज अ सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लेक, often caused by failure of moraine or other natural barrier. It can produce a rapid and destructive flood downstream. Such events are particularly significant in high mountain regions such as the Himalayas. They can trigger secondary hazards such as erosion, landslide, and debris flow. The above description refers to which one of the following? Option A, ice and rock avalanche. Option B, glacial lake outburst flood. Option C, cloudburst. Option D, debris flow. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we'll try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies here. अब ये क्वेश्चन डेफिनेशन टाइप है जिसमें पहले कुछ लाइंस में डेफिनेशन दिया रहता है, उसके बाद फिर आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से एक सही होता है जो टर्म है। इसमें देखो, द सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियल लेक। यहाँ क्या की टर्म है? ग्लेशियल लेक often caused by failure of a moraine other natural barrier. It can produce a rapid and destructive flood downstream. Such events are particularly significant in high mountain regions जैसे कि हिमालयस। तो यहाँ ग्लेशियल लेक से हो रहा है, तो ये यहाँ ग्लेशियल लेक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको ग्लॉफ भी कहते हैं, मतलब
एब्रीविएशन में, शॉर्ट फॉर्म में ग्लोफ के नाम से ज़्यादा फेमस है। अभी कुछ टाइम पहले चमोली में आया था, अभी नेपाल में आया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये नेपाल में फ्लैश फ्लड्स आए जिसमें हजारों लोग मिसिंग हैं और अभी तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अभी देखिए इसमें अभी भी रेस्क्यू वर्क चल ही रहा है। वहाँ क्या, वो ग्लेशियल कोलैप्स और डेब्री फ्लो हुआ है, ठीक है। और हिमालयन रीजन खास करके इसके लिए काफी वल्नरेबल है, क्योंकि वो यंग माउंटेन है ना, और वो काफी ज्यादा स्टीप स्लोप है वहां पे, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी। और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ग्लोफ के इंसिडेंसेस बढ़े हैं, इसलिए भी बहुत ज्यादा चिंता जताई है क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने। और ग्लोफ में होता क्या है, सडन रिलीज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ग्लेशियल लेक, ये तो हमने बात की। और आइस एंड रॉक एवलांच में क्या होता है, रैपिड डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ आइस, रॉक एंड डेब्रीज। जब लैंडस्लाइड टाइप का होता है, या फिर जब लार्ज मास में आइस, रॉक या डेब्रीज फ्लो करते हैं जब नीचे की तरफ, तो उसको आइस रॉक एवलांच कहते हैं। वहीं क्लाउड बर्स्ट को देखें तो अगर हैवी रेनफॉल हो जाता है, इंटेंस रेनफॉल हो जाता है, एक्सेप्शनली इंटेंस ओवर ए स्मॉल एरिया, मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा अगर रेनफॉल हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। वही डेब्रीज फ्लो में क्या होता है कि मूविंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर, मड और रॉक्स, वाटर, मड और रॉक्स का मिक्सचर जो है और अदर लूज मटेरियल डाउन स्लोप में रैपिडली मूव करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से लिया गया है, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा ज्योग्राफी से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्कटिक टुंड्रा एंड क्लाइमेट चेंज। स्टेटमेंट 1, rapid warming of the Arctic can alter the structure and function of its tundra ecosystem. Statement 2, warming conditions can promote the expansion and increased growth of shrubs in areas previously dominated by shorter vegetation. Statement 3, the expansion of darker shrubs can reduce surface albedo and increase the absorption of solar radiation. Which of the following relationships among the above statement is or are correct? Option 1, statement 2 provides a mechanism through which the change described in statement 1 can occur. Number 2, statement 3 explains how vegetation change can further influence Arctic warming. Number 3, statement 1 and statement 3 together establish that vegetation changes in Arctic can have climatic feedback effects. Select the answer using the code given below. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3. आप इस वीडियो को पॉज करके अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग या नहीं तो फिर एलिमिनेशन ट्रिक्स के आधार पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2026 से शुरू हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा मुश्किल हो ऐसा जरूरी नहीं, इसमें और ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पास कि एलिमिनेशन ट्रिक्स या फिर कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग आपका कहीं लग जाए, अगर आपको नहीं भी पता है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के बारे में तो। लेकिन ये काफी लेंदी क्वेश्चन होता है। देखो, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन होता है। पहले आपको स्टेटमेंट्स को देखना है कि वो सही है या गलत है, फिर आपको देखना है कि उन स्टेटमेंट्स का आपस में क्या रिश्ता है या फिर उसके बारे में क्या दिया जा रहा है दूसरे स्टेज पे। फिर आपको इसमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सही कौन गलत है, ठीक है। फिर लास्ट में आप इन ऑप्शंस पर मतलब पहुंचते हो और यहाँ पे देखते हो कि ऑप्शन कौन सी सही है, ठीक है। ये नया शुरू हुआ 2026 से। तो स्टेटमेंट 1 देखें तो रैपिड वार्मिंग ऑफ आर्कटिक, आर्कटिक के बारे में ये क्वेश्चन है कि आर्कटिक में रैपिड वार्मिंग हो रही है जो कैन अल्टर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट्स टुंड्रा इकोसिस्टम, जो वहां के टुंड्रा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज कर सकता है या फिर अल्टर कर सकता है। ये सही बात है। Warming condition can promote the expansion and increased growth of shrubs in areas previously dominated by shorter vegetation. तो वार्मिंग कंडीशन कैसे प्रमोट हो जा रहा है कि जिस एरिया में पहले शॉर्टर वेजिटेशन हुआ करते थे वहां अब श्रब्स उगने लगे। श्रब्स झाड़ियों को कहते हैं, वही शॉर्टर वेजिटेशन में पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ डार्कर श्रब्स कैन रिड्यूस सरफेस एल्बिडो एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। और वही डार्कर श्रब्स मतलब कि अगर जो डार्क कलर के श्रब्स हैं वो ज्यादा ऑफ कोर्स ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे और इसके कारण सरफेस एल्बिडो को बढ़ा देंगे, सरफेस एल्बिडो को घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। जितना डार्क होगा, जितना व्हाइट होता है उतना सरफेस एल्बिडो ज्यादा होता है, और जितना डार्क जगह होता है उतना
घटते जाता है सरफेस एल्बिडो। सबसे ज्यादा सरफेस एल्बिडो किसका होता है? स्नो का। स्नो बिल्कुल व्हाइट होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सन को रिफ्लेक्ट कर देता है, सनलाइट को। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे, यानी कि इन स्टेटमेंट्स का आपस में रिलेशन क्या है। स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म थ्रू विच द चेंज डिस्क्राइब्ड इन स्टेटमेंट 1 कैन ऑकर। ये क्या बोलना चाह रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को एक तरह से एक्सप्लेन करता है। तो ये सही है, क्योंकि इसमें बोला है कि आर्कटिक जो है अल्टर कर रहा है टुंड्रा वेजिटेशन को रैपिड वार्मिंग के कारण। और फिर वार्मिंग कंडीशन प्रमोट कौन कर रहे हैं? श्रब्स और शॉर्टर वेजिटेशन। श्रब्स रिप्लेसिंग द शॉर्टर वेजिटेशन, ये वाला तो करता है एक्सप्लेन, सही है पहला नंबर। वहीं स्टेटमेंट 3 देखें तो एक्सप्लेन्स हाउ वेजिटेशन चेंज कैन फर्दर इन्फ्लुएंस आर्कटिक वार्मिंग। वही स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन कैसे कर रहा है कि वेजिटेशन चेंज कैन फर्दर इन्फ्लुएंस आर्कटिक वार्मिंग। सही है कि डार्कर श्रब्स होंगे तो सरफेस एल्बिडो घटेगा, जिसके कारण वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। Statement 1 and 3 together establish the vegetation changes in Arctic can have climatic feedback effects. Statement 1 और 2 together अगर establish करें तो vegetation change in Arctic can have climate feedback effects. ये सही है कि ये भी सही है कि अगर vegetation changes आएंगे आर्कटिक में तो उसके कारण से क्लाइमेट पे असर पड़ेगा वहां पे। यही चीज स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 इस चीज को एस्टेब्लिश करते, 1 और 3। तो ये भी सही है, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। भले ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन दिस इज डूएबल। आंसर हमारा यहाँ पे डी है, 1, 2 एंड 3। एक्सप्लेनेशन में देखें तो रेपिटेशन वही कि आंसर डी है। और ये कॉन्टेक्स्ट लाइन में क्या है कि आर्कटिक इज ए फोकस एज रैपिड वार्मिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग टुंड्रा वेजिटेशन। वहाँ रैपिड वार्मिंग की वजह से वहाँ का जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये न्यूज में है। और बाकी सारे लाइंस को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पे डार्कर श्रब्स वाला या टॉलर श्रब्स वाला या रैपिड वार्मिंग इन आर्कटिक टुंड्रा इकोसिस्टम मुझे इफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स भी उसी का जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, जिसमें कि स्टेटमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन रहा है या क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में ये वाला दिया गया है इसमें भी, जो कि हमने क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर लिया है। और ये रहा स्क्रीनशॉट जिस आर्टिकल से लिया गया, ये द हिंदू का आर्टिकल है, आर्कटिक जंगल्स और क्रिटिकल इंसाइट्स इनटू क्लाइमेटिक स्टडीज, है ना। चौथा क्वेश्चन हमारा आज एनवायरमेंट से है। विथ रेफरेंस टू स्नो लिपर्ड पैंथेरा यूनिसिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, it is classified as endangered on IUCN Red List. Statement 2, in India, its distribution is largely confined to high altitude regions of the Himalaya and Trans-Himalayas. And Statement 3, it is listed in Appendix 1 of CITES, which provides the highest level of protection from international commercial trade. And Statement 4, it is included in Schedule 2 of Wildlife Protection Act 1972 in India. Which of the statements given above are correct? Option A 1, 2 and 3 only. Option B 1 and 4 only. Option C 2 and 3 only. Option D 1, 2, 3 and 4. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We'll be moving to solution and explanation. Before that, we'll try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies. अब देखिए इस क्वेश्चन में स्नो लिपर्ड के बारे में पूछा गया। स्नो लिपर्ड फिर से पीआईबी ने मेंशन किया है इसके बारे में, किसके प्रिजर्वेशन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूज में रहता है हमेशा। आज भी पीआईबी में आर्टिकल आया था। तो इसमें पहला क्या है कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड बोला गया, पहला स्टेटमेंट ये है, जो कि गलत है। स्नो लिपर्ड का आप याद कर लो कि ये वल्नरेबल में आता है, ना कि इंडेंजर्ड, जिसको व्यू से डिनोट करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट आपको जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड है उनका थोड़ा याद होना चाहिए, जो कि न्यूज में रहे उनका तो जरूर से जरूर याद होना चाहिए।
वही देखें तो इंडिया के इन इंडिया इस डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्जली कन्फाइंड टू हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। सही बात है, ये स्नो लिपर्ड है और ये हिमालयन रीजन में ही रहते हैं, तो दूसरा वाला सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि इट इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। अपेंडिक्स 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है। ये इस पे एक क्वेश्चन भी हमने बनाया था साइट्स पे अभी कुछ टाइम पहले। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या फिर साइट्स हो, तो उसमें जो सबसे पहला अपेंडिक्स या शेड्यूल है ना, उसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड को अगर कंजर्व करना है, एल्यूसिव स्पीसीज है ऑब्वियसली, तो इनको कंजर्वेशन पे उसकी बात चल रही काफी टाइम से। तो अपेंडिक्स 1 साइट्स में ये इंक्लूडेड है, तो इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, ये सही है। ठीक है, वहीं चौथा देखो आप, तो ये बोल रहा है शेड्यूल 2 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ये नहीं, गलत है, ये शेड्यूल 1 में है। क्यों? क्योंकि इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। सही है ना, तो चौथा गलत है, हमारा आंसर हो जाता है हमारा 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन में उसी चीज को देखें तो आंसर सी है। और ये न्यूज में क्यों था कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के बारे में साइंस बेस्ड इनिशिएटिव जो भी हमने लिए हैं वो रेडियो टेलीमेट्री जैसे जेनेटिक एनालिसिस एट द रशियन इंडियन राउंड टेबल मीटिंग इन मॉस्को। रशिया और इंडिया का जो राउंड टेबल मीटिंग था उसमें इस चीज को दोबारा से रिट्रीट किया गया है। तो वही देखिए तो स्नो लिपर्ड पैंथेरा यूनिसिया क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, जो मैंने बताया वहां पे आईयूसीएन रेड लिस्ट में। और ये तो हिमालयन रीजन में रहता है, अपेंडिक्स 1 है साइट्स का, और वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। मैंने बताया आपको कि पहला जो शेड्यूल होता है या फिर पहला जो अपेंडिक्स है साइट्स का या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट पीआईबी का जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है। आज का 5वां क्वेश्चन हमारा गवर्नेंस से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई वाज लॉन्च्ड एज India's national mission for financial inclusion. Statement 2. Initially, the scheme focused on providing a bank account to every household, but its focus was later expanded to every unbanked adults. Number 3. PMJDY accounts require beneficiary to maintain a mandatory minimum balance. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. तो अभी ये प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों न्यूज में, क्योंकि इसके 12 साल पूरे हो गए। ठीक है, 12 ईयर्स आते के साथ ही ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था 2014 में, और अभी 2026 में इसके 12 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये लॉन्च हुआ था इंडिया के नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, एज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन का नेशनल मिशन के तौर पर लॉन्च हुआ था। ये सही है। Initially, the scheme focused on providing a bank account to every household, but its focus was later expanded to every unbanked adult. पहले हर हाउस होल्ड में एक बैंक अकाउंट होने का इसका टारगेट था, उसके बाद हुआ कि हर एडल्ट जो भी है अनबैंक्ड एडल्ट, एक घर में 2-3 लोग भी हैं तो सभी का अकाउंट होना चाहिए। ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आप देखें तो पीएमजेडीवाई अकाउंट्स रिक्वायर्ड बेनिफिशियरी टू मेंटेन अ मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस। यही तो है, जनधन योजना में जीरो अकाउंट बैलेंस वाले अकाउंट्स खुलते थे, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका। ठीक है, आंसर हमारा है ए 1 and 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन में वही चीज है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल पूरे होने पे ये हमारा न्यूज में है, और बाकी 3 स्टेटमेंट हमने वहां डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं कि ये क्वेश्चन इस आर्टिकल से लिया गया पीआईबी बैकग्राउंडर के 12 ईयर्स ऑफ पीएम जनधन योजना। इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और आपको इन 5 क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन का टेक्स्ट चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करके आप अपडेटेड रह सकते हो हमारे नए इनिशिएटिव से। और stay updated, stay ahead, stay questioning. Thank you very much. That's all for today. Take care.